हेलो बच्चों। फील्ड, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है, इस दिशा में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। तो चुंबकीय जो हमारी चुंबकीय तरंग इस दिशा में, प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पर नेगेटिव चार्ज, फिर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या यहाँ पे ये आवेश क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है ना। आवेश को हम लोग बोल सकते हैं ना कि बार-बार इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो आवेश का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑसिलेशन हो रहा है ना। आवेश का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर आवेश क्या करता है, दोलनशील अवस्था में होता है, तो वह क्या उत्पन्न कर देता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो इस प्रकार आवेश का दोलन होने की वजह से, आवेश का दोलन होने की वजह से यहाँ से एक तरंग उत्पन्न हो जाती है। मॉड्यूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें निम्न आवृत्ति के सिग्नल को, है ना, निम्न आवृत्ति के जो मैसेज सिग्नल है, सूचना सिग्नल है, उन्हें उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर अध्यारोप। नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भाई पूरे जोश के साथ तैयारी कर रहे हो ना जोश बैच में? तो स्वागत है आप सभी का फिर से फिजिक्स वाला के इस बेहतरीन मंच पर, एक बेहतरीन बैच में जिसका नाम है जोश, ठीक है। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस चैप्टर पर बेस्ड है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार प्रणाली, है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो भाई सबसे पहले है विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। तो अभी तक हम लोग विद्युत क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब बात आ रही है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसी तरंग जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर के बनी होती है, वही क्या है, आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार दोलन करते हैं कि दोलन तरंग के संचरण के लंबवत हो, ठीक है। तो भाई अगर एक ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से एक वेव बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसकी जो दिशा होती है ना, ये जो तरंग बनी है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी जो दिशा होती है ना, जिस दिशा में ये गमन करती है, ठीक है, इस दिशा में यह गमन कर रही है। तो इसके गमन की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है, ठीक है, दोनों के लंबवत होती है, ठीक है। तो इसके गमन की दिशा अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो इसके गमन की दिशा कैसे आएगी भाई, वो होगी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसकी दिशा जो होगी, इसकी दिशा के अनुदिश होगी, के अनुदिश होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसकी जो दिशा होती है अनुगमन की, वो किस दिशा में होगी, आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो बताओ वो क्या आ जाएगा, के कैप, है ना। अभी यहां देख सकते हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चुंबक विद्युत क्षेत्र का जो दोलन हो रहा है वो किस में हो रहा है ना, एक्स के अनुदिश हो रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र वाई के अनुदिश है, ठीक है। तो हमारा आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, के कैप आएगा, है ना। इसका मतलब ये जेड अक्ष के अनुदिश गमन करेगी, है ना। मतलब इसकी वजह से जो इसकी एनर्जी है ना, एनर्जी का प्रोपेगेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, है ना, के कैप की दिशा में, ठीक है। तो इसके गमन की दिशा या ऊर्जा संचरण की दिशा जो होगी बेटा, है ना, वह भी यही होगी, ई कैप क्रॉस बी कैप की डायरेक्शन, ठीक है। अब तो सर इसके अंदर जो ये बनती है किसकी वजह से बनती है, ठीक है। तो यहां पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब दोलनशील, तो क्या है, दोलनशील विद्युत क्षेत्र है बेटा, है ना। दोलनशील कैसा है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और दोलनशीली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। दोलनशील ही विद्युत क्षेत्र है और दोलनशील ही चुंबकीय क्षेत्र है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किस नेचर के हैं? ऑसिलेटिंग नेचर के हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा है कि भाई दोनों अगर ऑसिलेटिंग नेचर के, दोलनशील नेचर के हैं, ठीक है, तो दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी दोलनशील विद्युत क्षेत्र दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है और दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र दोलनशील विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है, और ये एक दूसरे को लगातार उत्पन्न करते रहते हैं और इस तरीके से आकाश में वेव का जो चुंबकीय तरंग है उसका संचरण होता रहता है। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज और देखें कि इसका जो तल है ना, इसके जो ऑसिलेशन का, दोलन का जो तल है विद्युत क्षेत्र के, है ना, विद्युत क्षेत्र के का जो दोलन का तल है वो क्या है? जरा देखो किस क्षेत्र में, किस वाले तल के अंदर ये दोलन कर रहे हैं? एक्स जेड तल में, एक्स जेड तल में, है ना। ठीक है, सिमिलरली जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का दोलन तल जो है, ऑसिलेटिंग प्लेन, वह भी क्या है बेटा? वह है वाई जेड, है ना। और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत हैं। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। सर ये क्यों बोला आपने? इस वजह से, क्योंकि अगर दोलन तल जो है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? अनुप्रस्थ प्रकृति है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि भाई इसकी गमन की दिशा किधर होगी? ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है? इस दिशा में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में? इस दिशा में। ठीक है, तो चुंबकीय जो हमारी चुंबकीय तरंग इस दिशा में अनुगमन करेगी। बात समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ा जाए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस तरह से उत्पन्न किया जा सकता है? ठीक है, तो भाई सबसे पहला जब चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र, है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि यदि कोई आवेश स्थिर है, किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है, तो वह आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। यदि कोई आवेश गतिशील अवस्था में है, किसमें है? गतिशील अवस्था में है, ठीक है, तो फिर वह आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, बट यदि कोई आवेश त्वरित अवस्था में है ना, वो अपनी चाल तो बढ़ा रहा है ना, बट त्वरित अवस्था में है ना, गतिशील तो है बट क्या है? वो त्वरित अवस्था में है। ठीक है, तो इस केस में वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न कर देता है ना। अगर कोई चार्ज कैसा है? त्वरित है, या इस स्थिति को हम लोग दोलनशील भी बोल सकते हैं, है ना। दोलनशील अवस्था में अगर कोई आवेश होता है तो वह भी त्वरित अवस्था ही है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर वो दोलनशील अवस्था में भी है तब भी वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जैसे इसके पहले वाला जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था करंट, एसी करंट, ठीक है, उसमें हमने विद्युत दोलन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। ठीक है, तो उसमें एक कैपेसिटर, एक संधारित्र और एक प्रेरक आपस में पैरेलल में इस तरह से जुड़े होते थे समांतर क्रम में, है ना। और सबसे पहले ये जो संधारित्र है ये पूरी तरह से आवेशित था। जैसे हम सर्किट को क्लोज करते थे
तो इस सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता था और धीरे धीरे संधारित्र जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता था और इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती थी किसके फॉर्म में, विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में, वह ऊर्जा फिर इसमें संचित हो जाती थी चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। फिर वही ऊर्जा इसमें जो संचित हो गई थी, है ना, फिर वापस बदल जाती थी और अपना फॉर्म बदल लेती थी और इसमें कैपेसिटर के फॉर्म में वापस स्थिर हो जाती थी। ठीक है, तो यहां पे कैपेसिटर ऐसे था, कुछ समय बाद क्या होता था बेटा, कुछ समय बाद ये जो कैपेसिटर है इस पर चार्जिंग की पोलैरिटी जो थी वो चेंज हो जाती थी। ठीक है, वो ऐसे हो जाती थी फिर। ठीक है, तो इन दो अवस्थाओं के बीच में हम देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसकी चार्जिंग हो रही है ना। तो आप देख सकते हो ना, पहले इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पर नेगेटिव चार्ज, फिर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या यहां पे यह आवेश क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है ना। आवेश को हम लोग बोल सकते हैं ना कि बार बार इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आवेश का क्या हो रहा है, यहां पर ऑसिलेशन हो रहा है ना। आवेश का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। तो इस प्रकार हमें देखा कि अगर आवेश क्या करता है, दोलनशील अवस्था में होता है, तो वह क्या उत्पन्न कर देता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो इस प्रकार आवेश का दोलन होने की वजह से यहां से एक तरंग उत्पन्न हो जाती है ना, एक तरंग उत्पन्न हो जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग। आई बात समझ में। ठीक है, तो एक दोलनशील आवेश, तो हम लिख सकते हैं कि एक दोलनशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, एक दोलनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, एक दोलनशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, हमें पता है कि ये कैपेसिटर के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इंडक्टर के अंदर क्या होगी, इस तरीके से इंडक्टर के अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। आई बात समझ में बेटा। तो एक दोलनशील आवेश एक दोलनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक दोलनशील विद्युत क्षेत्र एक दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है। यह प्रक्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है। और इसी प्रकार एक दोलनशील विद्युत क्षेत्र और दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं और आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण लगातार होता रहता है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। और इनके जो ऊर्जा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही होती है। बेटा ये बात समझ में आई। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर जैसे कोई भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग जब उत्पन्न होती है ना, तो वो इसी तरीके से उत्पन्न होगी। जैसे ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दिशा में हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इस दिशा में हमारी तरंग संचरण का दिशा होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरह से ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो यहां से आपको देख सकते हो क्या इनका नेचर साइनोसॉइडल है। तो हम लोग किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, E बराबर E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। ठीक है, ये यहां पे जो देखो एक्स आ रहा है, ये किस दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन का पता लगा करके अगर हमारे पास में ऐसे ही अगर कोई दो इक्वेशन दी हुई होती हैं, तो हम इन दो इक्वेशन का यूज करके, है ना, इनको देख के ये पता लगा सकते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ
प्रोपेगेशन है ना, जो तरंग संचरण की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी। तो यहां से पता चल रहा है कि तरंग जो किस दिशा में अनुगमन हो रहा है, एक्स दिशा में। ठीक है, ये कौन सी दिशा है, वाई दिशा। ये कौन सी दिशा है, जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से माइनस एक्स है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाएंगे इससे कि भाई जो मैग्नेटिक जो तरंग संचरण की दिशा है वो किस दिशा में है, एक्स दिशा में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से पता लगा सकते हैं। अब अगर सोचो यहां पे माइनस की जगह अगर प्लस हो जाता है ना, यहां माइनस की जगह अगर प्लस हो जाता, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड में माइनस की जगह प्लस हो जाता, ठीक है, तो इसके अंदर फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग संचरण की दिशा क्या हो जाती, माइनस एक्स है ना, क्या हो जाती फिर उसमें तरंग संचरण की दिशा माइनस एक्स हो जाती। बेटा बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वाई दिशा में है ना, तो ये जो है इसकी दिशा कौन सी दिशा में है बेटा, वाई दिशा में है ना, तो ये जे कैप के अनुदिश है और ये किसके अनुदिश है, ये जेड के अनुदिश है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है विस्थापन धारा। देखो भाई विस्थापन धारा क्या है ना, तो जिस तरीके से अभी एलसी ऑसिलेटर सर्किट के अंदर जो हमारा कैपेसिटर था, संधारित्र था, है ना, वो चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, तो विस्थापन धारा को थोड़ा हम जो समझें, कैसे समझेंगे जरा देखें, समझें। हमें पता है कि इस तरह से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो एम्पियर के नियम के अनुसार डेफिनेटली इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई तार होगा जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, और वह जो धारा होगी वह कैसी धारा होगी, चालन धारा होगी। ठीक है, कंडक्टिंग करंट होगी। ठीक है, तो एम्पियर के नियमानुसार हम ये लिख सकते हैं दैट क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जो भी कंडक्शन करंट उस लूप के अंदर है उसके बराबर लिख सकते हैं ना बेटा। चुंबकीय क्षेत्र का एक बंद पाथ में रेखिक समाकलन किसके बराबर होता है, उस पूरे क्षेत्र से बद्ध एक ऐसे तार से, है ना, जिसमें एक ऐसी धारा से जो एक तार में से प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी करंट होनी चाहिए, कंडक्शन करंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी बी डॉट डी एल, वो कौन सी करंट करेगी, कंडक्शन करंट करेगी। ठीक है, बट जो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उनने क्या देखा, उनने देखा कि अगर जब किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है ना बेटा, देखना जरा, उन्होंने देखा कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, किसी स्रोत से, है ना, तो यहां पे मान के चलो हमने कोई कुंजी लगाई, है ना, और ये हमारा कोई कैपेसिटर है, तो जैसे ही कैपेसिटर को इसको कुंजी को हम लोग बंद करेंगे, बंद करते से इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है ना, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये कौन सी करंट होगी, जो तार में से बह रही है, चालन करंट होगी। ठीक है ना, कंडक्टिंग करंट होगी, है ना, तार में प्रवाहित धारा क्या होती है, कंडक्शन करंट कहलाती है। ठीक है, और धीरे 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 ये आवेशित भी हो रहा होगा, तो मान के चलो इसमें जो आवेश होगा वो 0 से लेकर के अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाकर के स्टोर होगा, और उसके बाद में फिर ये पूरी तरीके से आवेशित हो जाएगा। तो हम किसी भी समय पर, हम मान के चलो किसी भी टाइम पर, एट टाइम टी पर ये मान रहे हैं कि ये पूरी तरीके से आवेशित नहीं हुआ है ना, यह आवेशित हो रहा है। क्या हो रहा है, कैपेसिटर जो है वह आवेशित हो रहा है, और जब यह आवेशित हो रहा होगा तो उस समय इसके इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा और इस प्लेट पर कैसा चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर दो लूप कंसीडर किए जाएं बेटा, ठीक है, एक लूप मान के चलो ये मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये कोई S1 लूप है, और एक लूप यहां पे हम लोग अगर कंसीडर करें, ठीक है, सोचो ये S2 लूप है। क्लियर है,
ये S1 लूप है और ये S2 लूप है, ठीक है। तो अगर S1 लूप के लिए बात करके, S1 लूप के लिए अगर बात की जाए, है ना, अगर S1 के लिए बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम अगर लगाएं, ठीक है, तो इसके नियम के अनुसार क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, है ना। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जिस पॉइंट पर आपने लगाया है, यहां पे धारा प्रवाहित हो रही है आई सी, है ना, आई सी जो धारा है यहां पे प्रवाहित हो रही है ना, तो बिल्कुल नियम सही है, ठीक है। बट अगर इसी नियम को अगर S2 पर लगाया जाए, है ना, तो इस नियम के अनुसार क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, म्यू नॉट इंटू जीरो एंड दैट शुड बी जीरो, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो कोई भी चालक तार नहीं है ना, कोई भी चालक तार नहीं है तो कोई भी धारा नहीं है, कोई भी धारा नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ, ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऐसा हम लोग जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बट जो साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने पता है क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस लूप से बद्ध, अगर इस लूप को हम लोग यहां कंसीडर करें, ठीक है, तो बेटा यहां पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है ना, यहां पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर हम लोग यहां बात करें तो मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार लूप S2 है ना से भी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है, ठीक है। आई बात समझ? उससे भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ऐसे समय जिस समय ये आवेशित हो रहा है। अब बेटा जरा देखो, जब ये आवेशित होगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और जैसे जैसे आपको पता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अब सोचो, मान के चलो कि ये जो हमने S2 लूप माना है ना, ये जो हमने S2 लूप माना, इसका एरिया जो है वो कितना है, A है ना। अब इस एरिया से बद्ध अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसका एरिया इंटू ई, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे फाई ई भी क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे फाई ई भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? वैसे वैसे फाई ई भी बढ़ेगा, ठीक है। अब फाई जैसे बढ़ता है तो यहां पर फाई ई के बढ़ने से, जो विद्युत क्षेत्र के बढ़ने से, विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये हमारा यहां पे मैक्सवेल के अनुसार गलत हो जाएगा कि भाई S2 लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, नहीं, वहां पर भी बनेगी, ठीक है। तो मैक्सवेल के अनुसार यहां पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, उस लूप से बद्ध विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से, ठीक है। तो यहां पे अगर एम्पियर का परिपथीय नियम अगर हम लोग लगाएं बेटा, ठीक है, तो यहां पे मान के चलो इस जगह जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है इस लूप में, है ना, दैट इज व्हाट, बी डैश, है ना, ये जो उत्पन्न हुआ है ये क्या है, बी डैश है। तो बी डैश डॉट डी एल वैक्टर एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्या आनी चाहिए, करंट, ठीक है। तो कौन सी करंट आएगी यहां पर जो इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन धारा, है ना। तो यहां पे ये आईडी जो है बेटा, यही क्या है, हमारी विस्थापन धारा है ना, जो एक तरीके का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि भाई क्या हुआ है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र था, है ना, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र था। तो एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ने क्या किया, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ने यहां से एक लूप जो था हम लोग मान रहे थे उससे क्या उत्पन्न किया, एक परिवर्ती विद्युत फ्लक्स उत्पन्न किया, ठीक है। और एक परिवर्ती विद्युत फ्लक्स ने ही
क्या उत्पन्न कर दी है यहाँ पे, एक धारा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन धारा, ठीक है। और उसी ने क्या प्रोड्यूस किया है, यहां पर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि भाई एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहां पे निकालेंगे कि आईडी की वैल्यू क्या होती होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है विस्थापन धारा के लिए व्यंजक, है ना। तो इस तरह से हमारा एक कैपेसिटर था, यहां पे हम लोगों ने एक लूप माना था S2, है ना, जिसका एरिया आप मान लो, इसका एरिया आप मान लो क्या है, अनुप्रस्थ काट कितना है, A है ना। और यहां पर प्लस क्यू आवेश, यहां पे माइनस क्यू आवेश, और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस तरह से, है ना, जो इससे बद्ध फ्लक्स को परिवर्तित कर रही है, ठीक है। तो जरा देखो बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, उसको आप क्या लिखोगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो पता आ गया, ये तो पता होगा तुम्हें कैसे आया, ठीक है। चलो सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा को लिख सकते हैं सर Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q डिवाइडेड बाय A और एप्सिलॉन नॉट तो है ही, तो यहां से Q बराबर देखो क्या हो जाएगा, इट इज एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, ठीक है। अब जरा बताओ, इसका A है, आपने एरिया माना है, और इससे बद्ध इस कैपेसिटर के अंदर जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E है, ठीक है। तो इससे बद्ध अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो क्या वो मैं E इंटू A लिख सकता हूं, E इंटू क्या हो जाएगा, A। तो यह इससे बद्ध हमारा क्या होगा, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो Q बराबर जो हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटू फाई E, और फाई क्या हो गया हमारा, बद्ध फ्लक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि I बराबर क्या होता है, करंट जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, dq बाई dt, है ना। तो dq बाई dt जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट्स d बाय dt इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई E, बोलो बेटा, ठीक है। तो जरा देखो यहां से dq बाई dt जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई E बाय dt, ठीक है। और यही हमारी क्या है, आईडी है, यही हमारी विस्थापन धारा कहलाती है। आई बात समझ में, यही हमारी क्या है, विस्थापन धारा कहलाती है, ठीक है। तो अगर पूरे परिपथ में, अगर सोचो पूरे परिपथ में अगर मैं कुल धारा निकालूं, पूरे परिपथ में अगर कुल धारा निकालें आई, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये संधारित्र था जो बाहर इस तरीके से जुड़ा हुआ था एक सर्किट के थ्रू, है ना, ये देख सकते हो इस तरह से जुड़ा हुआ था ना भाई, और यहाँ पे सर्किट क्लोज था, तो इसमें बाहर करंट फ्लो कर रही थी, ये कंडक्शन करंट, सॉरी, ठीक है। और अंदर कौन सी करंट फ्लो कर रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। इसके अंदर जो है वो कौन सी करंट आई है निकल के, हमारी आईडी निकल के आई है, क्लियर है। तो यहां से देखो इस कैपेसिटर के अंदर, संधारित्र के अंदर, है ना, किसके अंदर बेटा, संधारित्र के अंदर, संधारित्र के अंदर कौन सी करंट जीरो है, आईसी जीरो है। अगर आईसी जीरो हो गई तो आई बराबर किसके निकल के आ गया, आईडी के बराबर, ठीक है। संधारित्र के बाहर अगर हम लोग देखें, संधारित्र के बाहर मतलब इसमें परिपथ में देखें, है ना, तो परिपथ में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, कंडक्शन करंट, आईडी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो परिपथ के बाहर आईडी क्या है, जीरो है, तो टोटल करंट किसके बराबर है, कंडक्शन करंट के बराबर। तो ये दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड से कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, है ना, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। जब कैपेसिटर क्या हो रहा होता है बेटा, चार्ज हो रहा होता है ना। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो उसी समय बन रहा है
जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और वो जब ही हो रहा है जब क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से ये इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ठीक है, चलिए, तो यही हमारी कौन सी धारा होती है, विस्थापन धारा होती है। आगे बढ़ा जाए अब, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। ठीक है भाई, तो एम्पियर मैक्सवेल के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार की धाराओं की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मान के चलो ये चुंबकीय क्षेत्र अगर कोई उत्पन्न हो रहा है ना, तो मैक्सवेल के परिपथीय नियम के अनुसार उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार की धाराओं की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें से पहली जो होती है वह होती है हमारी कौन सी धारा, चालन धारा, कंडक्शन करंट। ठीक है, आईसी। और जो दूसरी होती है वह क्या होती है बेटा, विस्थापन धारा। क्लियर है, आई डी। क्लियर है, तो यहां पे अगर हम लोग एम्पियर का लो अगर लगाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी। ठीक है, जहां पे आईसी कौन सी करंट होगी, कंडक्शन करंट, आईडी कौन सी करंट होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हो जाएगा आईसी, और आईडी जो हो जाएगा इसको आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में एक ये नया समीकरण बना है जो एक नए रूल को दर्शाता है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम, जिसके अनुसार उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार के धाराओं की वजह से उत्पन्न होता है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट, दूसरा कंडक्शन करंट। ठीक है भाई, चलें अब आगे बढ़े। अब मैक्सवेल के समीकरण है ना, मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण देखो इसमें क्या है, तो अभी से लेके मतलब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरी जो हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना, स्टार्टिंग चैप्टर से लेकर के लास्ट तक अगर हम लोग पढ़ें तो पूरे को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को चार इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, वही हमारे मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो हो गया वो हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वैक्टर दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी भी बंद जो कर्व होता है, ठीक है, उससे लिंक करने वाला नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, उस पूरे क्लोज्ड कर्व के अंदर उपस्थित चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग यही चीज चुंबकीय क्षेत्र में लगाएं तो किसी भी बंद वक्र से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एंटर करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बराबर हो जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, और चौथा ये हम लोगों ने फैराडे के नियम में पढ़ा है ना, कि भाई एक परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है ना, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही चीज हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ा था, यही चीज हम लोगों ने प्रत्यावर्ती डायनेमो में। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था, जिसका जो वेव फॉर्म हमने बनाया था वो साइनसोइडल वेव फॉर्म था। ठीक है, चलिए अब बात करें नेक्स्ट, तो बी डॉट डी एल वैक्टर एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, ये तो बेटा ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक, अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो वो एक
इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। साथ ही अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, देखो यहां पे किस में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में। किसका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं तो वह किसको उत्पन्न कर दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो लास्ट की अगर मैं यहां से ए और इस इक्वेशन को नाम दूं ए और इस इक्वेशन को नाम दूं बी, ठीक है, तो ए और बी जो है ये क्या प्रदर्शित कर रही है, ए इक्वेशन जो प्रदर्शित कर रही है कि एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र किसको उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, और दूसरी बी इक्वेशन क्या प्रदर्शित कर रही है कि एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर सकता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे हो ना बेटा। चले आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा, है ना। ऊर्जा घनत्व करो इसे, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। ठीक है, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र को बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। ठीक है बेटा, तो ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और जब कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग टोटल ऊर्जा घनत्व अगर निकालें, है ना, तो टोटल ऊर्जा घनत्व को मैं यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यू टी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, यू बी प्लस यू ई, है ना, या यू ई प्लस यू बी। ठीक है, तो यू ई जो क्या हो जाएगा उसके जरा देखो, इट इज व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, निर्वात की, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू और म्यू नॉट। ठीक है, चलिए जरा अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई की स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, इट इज अ ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। ठीक है बेटा, प्लस ये हो जाएगा आपका बी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी एंड डिवाइडेड बाय कितना, 2 म्यू नॉट। ठीक है भाई, अब अगर हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है वो 1/2 निकल के आती है। ठीक है, तो पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 निकलेगी और इसकी वैल्यू भी 1/2 निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई टोटल जो हमारा ऊर्जा घनत्व आएगा उसकी वैल्यू को लिखा जा सकता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो है इसकी वैल्यू भी 2, मिलकर के क्या हो गया 4, और ये हो जाएगा आपका बी नॉट स्क्वायर, है ना, बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ, और 2 और 2 मिलकर के 4, यहां पे भी हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, हमें पता है ई नॉट बराबर जो होता है उसकी वैल्यू होती है सी इंटू बी नॉट। ठीक है, तो बी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, बी नॉट की जगह लिखा जा सकता है बी जीरो बराबर इट इज ई जीरो डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, तो यहां से देखो यू टोटल इक्वल टू आ जाएगा, इट इज एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस इसकी जगह आ जाएगा बी की जगह इट इज ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स ऑफ म्यू जीरो। ठीक है, और सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो सी स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो सी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, सी स्क्वायर की जगह 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो यहां से म्यू टोटल इक्वल्स टू ई नॉट बाय 4 प्लस एप्सिलॉन नॉट, है ना,
और ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसकी जगह आएगा 1/μ0 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 टाइम्स ऑफ μ0। μ0 से μ0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये एप्सिलॉन 0 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये जो टोटल वैल्यू निकल के आ गई, इट इज व्हाट, इट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, है ना। तो ये जो टोटल ऊर्जा घनत्व हमारा किसके फॉर्म में निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। चाहे तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, इसको जब कन्वर्ट करोगे ना ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट को, तो इसको बी नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें निकालेंगे इंटेंसिटी, है ना, कि भाई इंटेंसिटी कितनी होती है, इसकी तीव्रता, है ना। तो मान के चलो कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से एक सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर में एंटर करती है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सिलेंडर में क्या करती है बेटा, इस तरह से एंटर करती है ना, और इस तरीके से वो बाहर निकल जाती है। हमें पता है कि वो जिस स्पीड से एंटर कर रही है, वो उसकी चाल जो है कितनी है, c है। क्लियर है, कितनी चाल है, c है। तो वह यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना समय ले रही है, डेल्टा टी टाइम ले रही है ना। तो माना हमने कि इसको क्रॉस करने में इसको लिया गया समय, है ना, सिलेंडर को, है ना, बेलन को पार करने में, बेलन को पार करने में लगा समय मान के चलो कितना है, t है ना, कितना है, t है। ठीक है, तो जरा देखो इसने कितनी लेंथ ट्रेवल कर ली होगी, इसकी l लेंथ ट्रेवल कर ली होगी। तो बेटा बताओ l बराबर क्या लिख सकते हैं, c इंटू टी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और इसका जो अनुप्रस्थ काट है, इसका अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, उसे आप माने a, है ना। तो सिलेंडर का जो अनुप्रस्थ काट होगा वो क्या होगा, a होगा। क्लियर है। अब यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, तो हमें पता है कि जो ऊर्जा घनत्व होता है ना, उसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यही होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इससे बद्ध, है ना, इस सिलेंडर के अंदर टोटल एनर्जी अगर हम लोग निकालें, तो बेलन के अंदर कुल ऊर्जा अगर निकाली जाए, है ना बेटा, तो बताओ जरा वो क्या हो जाएगी। U को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके पूरे आयतन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, आयतन से। ठीक है, तो वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू पूरा आयतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A इंटू एल, है ना। ठीक है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ये जो टोटल एनर्जी निकल के आ गई, है ना, इसे U बार लिख लो, इसे U लिख लो। तो देखो जरा U को क्या लिख सकते हो, इट इज वॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, है ना, एरिया इंटू C इंटू टी। ठीक है, अब तीव्रता को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में इंसिडेंट करने वाली, है ना, आपतित होने वाली जो ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आपकी इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहां से अगर इंटेंसिटी को अगर हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल ऊर्जा डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय 2, है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट करने वाली टोटल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये देखो क्या हो जाएगी, इट इज वॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, A इंटू सी इंटू टी, A इंटू सी इंटू टी एंड डिवाइडेड बाय A इंटू टी। तो देखो जरा, T से T कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी आ जाएगी दैट इज वॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये आती है इसकी तीव्रता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। किसी समतल
विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस तरह से प्रदर्शित है। ठीक है, तो तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कंपेयर कर लें कि बी वाई बराबर जो है उसकी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा, है ना, टी माइनस या टी प्लस एक्स बाय सी, इस तरह से, है ना। इस इक्वेशन से हम सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहां से देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा एक्स दोनों अलग अलग कर रखा है ना। तो यहां से बी नॉट साइन ऑफ, है ना, तो ओमेगा बाय सी इंटू एक्स प्लस ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब इससे कंपेयर करो तो यहां से जो बी नॉट की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, ये बी नॉट की वैल्यू निकल के आ रही है बेटा, है ना, न्यूटन पर मीटर इंटू एम्पियर, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में x का कोफिशिएंट क्या है 10 टू दी पावर 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। ठीक है, तो ओमेगा बाय सी जो है ये जो दिया हुआ है इट इज 0.5, है ना, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना 3, ये दिया हुआ है। क्लियर है, और ओमेगा जो दे रखा है वो टी का जो कोफिशिएंट है वो क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। तो यहां से जो ओमेगा दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 टू दी पावर 11। ठीक है, तो यहां से 2 पाई एफ, ये हो गया 10 टू दी पावर 11। सो एफ की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 अपॉन, सॉरी, सो एफ की वैल्यू आ जाएगी इट इज 10 इंटू 10 टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना। तो यहां से देखो इसकी जो आवृत्ति आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 10 टू दी पावर 10 होगा ना। ठीक है, तो ये 5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10 टू दी पावर 10 हर्ट्स, ये जो आ जाएगी ये तो इसकी आवृत्ति आ जाएगी, है ना, ये आवृत्ति आ गई है। ओके, अब पूछ रहा है वो कि इसका लैम्डा भी बताओ। तो बेटा ये जो वैल्यू होती है ना ये k होती है, और k की वैल्यू होती है वो 2 पाई बाई लैम्डा होती है ना। तो यहां से 2 पाई बाई लैम्डा जो डायरेक्ट दे रखा है, आप यहां पे इससे भी कर सकते हो, ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई एफ और सी को क्या लिखोगे एफ इंटू लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा क्या दे रखा है 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो यहां से जो लैम्डा आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3, है ना। तो यहां से लैम्डा जो हो जाएगा उसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इट इज 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, ये हो जाएगा लैम्डा। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखो। तो आपको निकालना पड़ेगा ई नॉट। ई नॉट बराबर क्या होता है बी नॉट इंटू सी। ठीक है, बी नॉट की वैल्यू क्या आ चुकी है, बी नॉट की वैल्यू 2 10 टू दी पावर माइनस 7, तो इट इज 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी 60 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगी ई की वो क्या आ जाएगी, इट इज ई नॉट, है ना, ई नॉट मतलब 60, है ना, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी वो सेम, वो सब चीज सेम रहेगी 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 टी। ठीक है, अब जरा देखो ये जो है ये तो हमें पता चल गया कि x जो है वो ये जो ट्रेवल कर रही है वो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है ना। वो कैसे पता चला, वो हमें पता चला यहाँ पे प्लस से। अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी इस तरीके की अगर कोई इक्वेशन होती है तो याद रखना उसमें हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है। प्लस है इसका मतलब जो इसका गमन है, गमन की जो दिशा है वह है बेटा माइनस एक्स एक्स अलोंग। आगे बढ़ा जाए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होती है, के समांतर होती है, बी क्रॉस सी के समांतर होती है। किसके समांतर होती है, इसकी दिशा के समांतर होती है ना। तरंग संचरण की जो दिशा है वो कैसे बताई थी मैंने, ई कैप क्रॉस बी कैप, है ना, इसी के अनुदिश, और ये इसका मतलब क्या हुआ बी क्रॉस बी के समांतर आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ा जाए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य यांत्रिकी। पहले ही मैंने बता चुका है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उनके जो ऑसिलेशन होते हैं, उनके जो दोलन होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और लंबवत तल में होते हैं, है ना। यही दर्शाता है कि इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, एक्स किरण बेटा, अवरक्त किरणें,
ध्वनि तरंगे हमारी नहीं है। बाकी सभी होती है हमारी एक्स रेज, अवरक्त किरणें, प्रकाश तरंगे, ये सारी जो होती है ये कैसी किरणें होती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना। ध्वनि तरंग जो होती है ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती, क्योंकि इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। ये बात याद रखेंगे आप। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है ना। ये सत्य कथन है, ये हमारा सत्य कथन है। डेफिनेटली त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये भी पढ़ा है हमने। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवेश होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं, ये बात सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग में आवेश नहीं होता है, आवेश के ऑसिलेशन की वजह से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। विस्थापन निम्न में से उत्पन्न नहीं होता, परावैद्युतांक माध्यम में, निर्वात में, तांबे के तार में या वायु में, ठीक है। तो डेफिनेटली एक तांबे का तार क्या है, कंडक्टिंग मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम में कंडक्शन करंट फ्लो होती है ना। तो विस्थापन करंट किसी ऐसे मीडियम में होती है जिसमें कोई भी चालन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, बेटा तो पूरी जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना उन्हें अगर हम लोग दर्शाएं, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे रेडियो तरंगे हो गई, सूक्ष्म तरंगे हो गई, अवरक्त तरंगे हो गई, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी तरंगे हो गई, ठीक है। और इसके आगे एक और स्लाइड है ना, एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें, ये सारी जो होती हैं ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती है ना। और इनका ये पूरा स्पेक्ट्रम है ना, कि सब किन की आवृत्ति किस रेंज में होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य की जो परास है वो किस रेंज में है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगी। जैसे आप देखो यहाँ पे रेडियो तरंगे, तो उनका जो आवृत्ति होगी है ना वो 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज होती है। सूक्ष्म तरंगे जो होती है वो 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है ना। इसी प्रकार दृश्य प्रकाश जो होता है ना, उसका हम ये याद रखते हैं कि 7000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक, 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसका वेवलेंथ होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो यहाँ से यहाँ रेंज की होती है। पराबैंगनी का यहाँ से यहाँ तक हर्ट्ज होता है, ठीक है। और किन किन चीजों में इनका अनुप्रयोग होता है, स्रोत और इनके गुण वगैरह क्या है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। इसके बाद एक्स किरणें है ना, ये इनकी रेंज होगी, ठीक है। गामा की रेंज जो होंगी है ना, उनकी ये रेंज होगी, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अब। हरित ग्रह प्रभाव, ठीक है। तो देखो परिभाषा से अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों और बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हरित प्रभाव कहते हैं, है ना। तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, कुछ रेज आती हैं है ना, वो इस तरीके से हमारे सौर मंडल को है ना या वायुमंडल को चीरती हुई इस तरीके से पृथ्वी की सतह पर आती है। पृथ्वी की सतह से आकर के यहां से क्या होती है, परावर्तित होती है। यहाँ पे क्या होता है, इनका रिफ्लेक्शन होता है। जब ये रिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो वायुमंडल की जो निचली परतें होती है ना बेटा, वहां पे जाकर के टकराती है, तो वहां से वापस क्या हो जाता है, इनका रिफ्लेक्शन हो जाता है ना, या बादलों से टकरा करके रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से भाई पृथ्वी का जो वातावरण है ना वो क्या रहता है, गर्म बना रहता है। तो पृथ्वी का जो वातावरण गर्म बना रहा है ना, यही क्या है हमारा हरित ग्रह प्रभाव या पोत ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े।